मैं कमिंग सर? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठिए। थैंक्स। मुकेश यादव, जी सर। आप डिडवाना से हैं? जी सर। आपने तो बीए दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है, ऑनर्स में? ऑनर्स में नहीं सर, बीए प्रोग्राम। अच्छा, फिर आप दिल्ली से जयपुर आ गए? जी सर। राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए किया हिस्ट्री में? जी सर। नेट जीआरएफ भी कर रखा है? जी सर। ये नेट जीआरएफ कब किया था आपने? सर मैंने एमए फाइनल ईयर में कर लिया था 2015 में। 2015 में? जी सर। 2015 के बाद आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, साथ में पीएचडी भी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हो? आपका शोध किस विषय पे है? सर नागौर का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी। नागौर का मतलब आपने अपने जिले का ही कर रहे हो? जी सर। नागौर जिला जो है, जी सर, राजस्थान के अग्रणी जिलों में आते हैं या पिछड़ों में आता है? सर कुछ क्षेत्रों में अग्रणी सिचुएशन में मान सकते हैं, जिसमें राजनीतिक सशक्तिकरण, पंचायती राज व्यवस्था और कृषि के क्षेत्र में। क्या कभी यहाँ से कोई महिला एमपी रही है क्या? जी सर, ज्योति मिर्दा। अच्छा, राजनीति में अग्रणी है? शुरुआत के तौर पे मान सकते हैं, जब आजादी के समय से मान सकते हैं, और उससे पहले भी जब किसान आंदोलन हुए थे राजस्थान में। राष्ट्रीय स्तर पर जी सर, नागौर को यदि बाहर का कोई व्यक्ति जाना, असम का व्यक्ति है या तमिलनाडु का है, जी सर, उसे कैसे पता चलेगा कि नागौर है? सर इसके क्या पढ़ेगा वो अपनी पढ़ाई में कभी, जी सर, जब उसे एहसास हो हाँ नागौर में कुछ हुआ था, राष्ट्रीय स्तर की घटना? सर स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तो डाबड़ा कांड हुआ था, अगर सूक्ष्मता से देखे तो डिडवाना में। स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं। जी सर। कोई हमारे प्रथम प्रधानमंत्री से संबंध हो सकती है? सर उस समय कांग्रेस की, जब पूरे देश में 1977 के 1977 मैं प्रथम प्रधानमंत्री साहब की बात कर रहा हूँ। पंचायती राज व्यवस्था के तौर पे। अच्छा, बगदरी गांव में नागौर में पंचायती राज। तो क्या पंचायती राज नागौर से जुड़ा हुआ है? सर शुरुआत के तौर पे 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर में क्यों हुआ था और जगह क्यों नहीं? सर एग्जैक्ट कारण तो इसका नहीं पता, लेकिन अच्छा। नागौर राजनीति का सक्रिय केंद्र था, और विशेषकर कांग्रेस की राजनीति का, तो नेहरू जी ने वहां उसको प्रफुल्लता के तौर पर देखा। भाई जवाहरलाल नेहरू जी साहब तो देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो नागौर में आके ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, तो कोई बात तो होगी। सर एक राजनीतिक कारण हो सकता है कि वहाँ जो मिर्जा परिवार था वहाँ का, वो राजनीति में सक्रिय था और कांग्रेस के टच में भी था। अच्छा, तो उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। नागौर के प्रभावशाली परिवार कौन कौन से हैं राजनीति में? एक तो सर मिर्जा परिवार है, एक वैसे जाट राजनीति का केंद्र रहा है नागौर। अच्छा, किसी भी दल में, समय, परिस्थिति में, और कुछ और परिवार भी हैं। आपके पसंदीदा विषय बताइए जिससे आपसे सवाल किए जा सकते हैं। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो भी। मॉडर्न इंडिया को ज्यादा प्रेफर। आप मॉडर्न इंडिया को पसंद करते हैं? ओके जी, आप ये बताओ कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? सर राष्ट्रवाद एक ऐसा मनोभाव है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के खान पान, रीति रिवाज, संस्कृति, आपस में त्योहार, मेल जोल, उनके भावनात्मक पक्षों को दर्शाता है, साथ में उनके आध्यात्मिक और भौतिक जो भावना उनको भी एक करने की क्षमता रखता है। आपने आपकी आंखों से जी सर राष्ट्रवाद देखा होगा कि क्या राष्ट्रवाद आज, ऐसी कोई घटना बताइए। सर ऐसी घटना में तो अभी जब सुरक्षा की बात आती है देश में, और जब आतंकवादी हमलों से हम ग्रसित होते हैं कई बार, तब मीडिया में, न्यूज चैनल। ठीक है, ये तो भावनात्मक है, गुस्सा ही आता है उसमें तो, लेकिन ये खुशी देखी है आपने कभी? पूरे देश में एक जश्न सा बन जाता है किसी एक विषय को लेकर के। सर आजादी के जो पर्व है 15 अगस्त और 26 जनवरी जब हम मनाते हैं, तो उस समय का जो माहौल होता है, उस समय जो एक
वातावरण विकसित होता है गीत 15 गीतों के अगस्त माध्यम 26 से। जनवरी का तो निश्चित समय होता है, चलिए जब राष्ट्रगान होता है तभी सभी अलर्ट रहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी आपने देखा होगा कि सायंकाल का समय है और महिलाएं दूध निकाल रही है लेकिन वो दूध छोड़ देती है। बस चलाने वाले ड्राइवर हैं वो भी कभी कभी अलर्ट हो जाते हैं, ऐसा अवसर आता है कभी कभार, आपने देखा हो तो। मैं आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। चलिए मैं किसी व्यक्ति का नाम लेता हूं, कोई नाम है तेंदुलकर, उनसे कोई जुड़ा हुआ बात हो सकती है। सॉरी सर, एक ऐसी स्थिति जी सर, मैं जब बता रहा हूं कि आपको भारत पाकिस्तान का कभी मैच हो रहा हो और लास्ट ओवर है और भारत खेल रहा है, धोनी के हाथ में बैट है, भारत की लाखों महिलाएं बाल्टी लेकर दूध निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो 2 रन चाहिए और बॉल भी 1 है। सर एक ऐसा वर्ल्ड कप में तो देखा था एक बार 2003 तो मैं के जब यही पूछना सेमीफाइनल चाहता हूं, ये राष्ट्रवाद है या नहीं है? सर एक रोमांच खड़ा हो जाता है, सर निश्चित तौर पर दूध उफड़ रहा है लेकिन महिलाएं बस टीवी के सामने से हिल नहीं रही है। सर वो भी राष्ट्रवाद का एक प्रकार है, लोगों की भावनाएं हैं, देश के प्रति प्रेम है, स्पेशली खेल जगत के प्रति, जो देश के प्रति भी। चलिए तो ये बताइए, प्लासी का युद्ध जी सर, यदि सिराजुद्दौला जीत जाते जी सर, तो फिर आगे की रणनीति क्या रहती? क्या ब्रिटिश शासन व्यवस्था आज जो आपको देखने को मिली, क्या वो होती या नहीं होती? सर प्लासी एकमात्र जो कारण था वो तो हम नहीं कह सकते ब्रिटिशर्स के आगमन का और वहां के निष्कासन का, लेकिन हाँ एक धक्का जरूर लगता है, क्योंकि उससे पहले की जो अलीनगर की संधि थी, होलवेल की घटना थी, जिसमें प्लासी का युद्ध जीत लिया भौतिक दृष्टि से, लेकिन अंग्रेजों को वहां क्या चीज मिल रही थी? सर एक बंगाल का रेवेन्यू सबसे बड़ा सोर्स नहीं, था। रेवेन्यू तो मिल गया, लेकिन रेवेन्यू तो खैर मिल जाता है, लेकिन कोई और चीज भी तो मिल रही होगी ना, जिसको उनको पता चल गया होगा कि ये है भारत के लोग, ये है भारत की सेना, या ये है भारत का कोई सेनापति। सर एक तो राजनीतिक तौर पे उनको बहुत बड़ी जगह मिल गई थी, क्योंकि दक्षिण में तो फ्रांसीसी उनके साथ कड़ी मैं प्रतिस्पर्धा कुछ में ये थे। पूछना चाह रहा हूं मुकेश जी, जी सर, जब राजा लड़ रहा है और सेनापति धोखा दे रहा है, तो अंग्रेजों को यहां से पता नहीं चला कि भाई यहां फूट डाल के राज किया जा सकता है? जी सर, ये भी एक काफी बड़ा उनके पास फैक्टर था, जिसकी नीति को उन्होंने आगे बढ़ाया, फूट डाला और राज करो की नीति। ये भी यहीं से दिखाई देता है कि जब उनके मीर जो मदान 2-3 सेना नायक एक थे, सवाल और बता दीजिए, आधुनिक भारत आपका पसंदीदा विषय है तो जी सर, पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? सर 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। तो पानीपत से तो इसका कोई रिश्ता ही नहीं था, वहां का कोई राजा भी नहीं था पानीपत में, तो वहां कोई रियासत भी नहीं थी, ठिकाना भी नहीं था, तो पानीपत में ये युद्ध क्यों लड़े जाते हैं? सर ये भारत में जो पश्चिम में जो आक्रमणकारी आए थे, जितने भी शक प्राचीन काल से हम देखें तो जैसे शक है, कुषाण है, हूण है, और बाद में परवर्ती काल में जो तुर्क आक्रमणकारी है, उनका एक रास्ता सबसे बड़ा और सबसे सुगम रास्ता ये दिखाई देता है, क्योंकि एक रास्ता सिंध में था और एक जल में जो जल वाला मार्ग था अरब सागर वाला। मराठा इतनी दूर से चले, जी सर, देखिए आप भारत का नक्शा समझिए, महाराष्ट्र से चले तो वो यहाँ क्यों आए? सर क्या ये तय था कि भाई वहीं जाके लड़ना है? क्योंकि वहां जो दिल्ली की जो सत्ता थी, भारत की सत्ता दिल्ली उस समय हो रही थी, और जो युद्ध का जो परिस्थितियां थी वो अहमद शाह अब्दाली के समय जो पंजाब से आक्रमण करता हुआ आया था, तो उन्होंने इसको उचित समझा। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब विभाजन चाहते थे या रोकना चाहते थे? सर वो तो रोकना चाहते थे, अखंड भारत की बात करते थे वो। अखंड भारत की बात करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के साथ जब उनका समय था तो क्या वो अपने सपने में सफल हो गए? सर उनकी मजबूरी, उन लास्ट में जब सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था बाद में कि अगर मुस्लिम लीग विभाजन नहीं जो चाहती, काम तो वो हम करना बनाते। चाहते थे, अखंड भारत, जी सर, रियासतें सब, क्या उन्होंने अपना काम पूरा कंप्लीट कर दिया था? सर लगभग सारे देश को एक करने का काम जो उनका था वो तो लगभग हो ही गया था, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का 26 जनवरी 1950 को देश बहुत सुख समृद्धि संविधान लागू हो गया, जी सर, लेकिन हमारे देश में तब भी कई छोटी जगह पर किसी विदेश का शासन था। जी सर, गोवा में जो पुर्तगाली क्यों? थी। कारण क्या था इसका? मतलब ध्यान ही नहीं दिया या फिर कोई और बात थी?
सर एग्जैक्ट रीजन तो सर चलिए। नहीं पता। आपने यूजीसी नेट किया हुआ है, जी सर। इस समय यूजीसी नेट के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सॉरी सर याद नहीं आ रहा अभी तो। इस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन है? सर कलराज मिश्र जी। इन्होंने कोई बुक लिखी है अभी? हाँ सर अभी बुक लिखी है, उनकी जीवनी पर है, ऑटोबायोग्राफी। क्या नाम है? बायोग्राफी है। सॉरी सर याद नहीं आ रहा। आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? पढ़ा तो था सर लेकिन माइंड से अभी एग्जैक्टली क्लिक नहीं कर पा रहा। अच्छा ये बताइए, भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? सर 3 विश्वविद्यालय बने थे जो लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1861 में। 1861 में बनाए गए थे। जी सर। अंग्रेजों ने सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए बजट निर्धारित किया था। जी सर। किस अधिनियम के द्वारा किया था? 1813 के अधिनियम के तहत। 1813 के अधिनियम द्वारा। जी सर। स्वतंत्र भारत का जी सर। जो सबसे पहला जो उच्च शिक्षा आयोग बनाया गया जी सर। 1948 में, जी सर। वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? सर राधा कृष्ण राधा कृष्णन जी के हमारे उपराष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में। अच्छा। 1979 में एक कोठारी आयोग का गठन किया गया था जी सर। जिसने सिविल सेवा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था। जी सर। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। जी सर। क्या परिवर्तन किया था? सर एक तो उन्होंने ऐसे कि जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की। ऐसे की रिकमेंडेशन उन्होंने की थी, एक तो ऐसे पेपर को शामिल करने की। और प्रीलिम्स परीक्षा होना शुरू हुई। जी सर। उससे पहले प्रीलिम्स परीक्षा नहीं होती थी, सीधे मेंस होता जी था। सर। अच्छा ये बताइए, भारत में इतने विश्वविद्यालय स्थापित हैं उच्च शिक्षा जी में, सर। लेकिन गुणवत्ता के मामले में, रिसर्च पेपर के मामले में भारत जो है वो बहुत पीछे है। क्या रीजन है इसका? सर एक तो यहाँ एकेडमिक कल्चर का थोड़ा डेवलपमेंट उतना नहीं है। दूसरा ये कि जो रिसर्च स्कॉलर उनके लिए करियर की सिक्योरिटी उतनी नहीं हो पाती जितनी दूसरे जैसे पश्चिमी देश है उनमें, कि पीएचडी करने के बाद भी अमूमन देखा जाता है कि बेरोजगार रह जाते हैं और उनको और कोई जॉब में कोशिश करनी पड़ती है। इसके अलावा सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें लेबोरेटरीज हैं, रिसर्च के लिए इक्विपमेंट्स है, रिसर्च के लिए प्रमोशन है, ये भी उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता। तो ये भी एक कारण है पीछे रहने का। अच्छा, उच्च शिक्षा में जो सरकार प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित कर रही है, इससे क्या इसमें क्वालिटी में कुछ चेंज आएगा या इसका बाजारीकरण होगा? सर अल्पकाल के लिए हम कह सकते हैं कि इसमें बाजारीकरण के तत्व दिख सकते हैं या फिर मार्जिनलाइजेशन के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन अब देश की आवश्यकताओं को देखते हुए जिसमें हमें ग्लोबल लेवल पे भी फाइट करना है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है, और कोविड जो महामारी जैसी सिचुएशन इमरजेंसी आ जाए या इस प्रकार की कोई और संकट आ जाए तो उसको सही ढंग से मुकाबला करने के लिए हमें निजी क्षेत्र के निवेश को लाना होगा, क्योंकि इनके पास विशाल पूंजी होती है और इनकी टेक्नोलॉजी भी एक्सपर्ट होते हैं। साथ में जो कंपटीशन बढ़ेगी तो साथ में सब लोगों को फायदा होगा। सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या कर्तव्य? सर दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अधिकार हमें जागरूक करते हैं और दूसरा ड्यूटी हमें जिम्मेदारी देते आपके हैं। प्रशासन में आने का कारण क्या है? अधिकार अर्जित करना या कर्तव्य की भावना? सर इसमें अधिकार के तौर पे सर मैं जिम्मेदारी को ज्यादा महत्व दूंगा। महात्मा गांधी, बाबा आमटे, जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने कभी अधिकारों की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा जन आंदोलन चलाया, कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाया। सर उनका जन समर्थन ही उनका एक अधिकार के तौर पे हम कह सकते हैं कि इतना व्यापक जन समूह था कि उनको किसी और अधिकार की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब भी जनता की आवाज या जनता का जो मार्गदर्शन, जनता को जो मार्गदर्शन करते थे, वो अधिकार उनको अपने आप ही एक तरीके से मिल गए थे जनता की तरफ से। आप समाज में किस प्रकार का प्रभाव डालना चाहते हैं और कैसे? आप इस जॉब में आ रहे हैं, समाज के लिए ही आ रहे हैं? जी मैम। किस प्रकार? जिस भी फील्ड में जाऊंगे, जैसे प्रशासन में, शिक्षा में, अलग अलग विभागों में, तो वहाँ ईमानदारी से कार्यशैली को बढ़ावा देना। समाज पर क्या प्रभाव डालेंगे? क्या प्रभाव डालना चाहते हैं समाज पर? स्पेशली समाज के जो युवा वर्ग है उनको भी मैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, जैसे प्रशासनिक सेवा में, किसी और सेवा में भी लगन के साथ काम करने के लिए प्रेरित करूंगा। और अगर मैं सफल रहता हूं तो उनको मेरी सफलता से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा ये कि मैम जो वीकर सेक्शन सोसाइटी के हैं वो भी मेरे कार्यों से लाभान्वित होंगे और उनको भी एक नई उम्मीद मिलेगी कि अगर हम मेहनत करते हैं तो अपने अलग किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। इंटेलिजेंट हैं या नहीं है? ये तो मैम काफी हाँ या ना, आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं है? जी मैम इंटेलिजेंट हूँ मैं। व्हाट इज इंटेलिजेंसी फॉर यू?
अब जब एक ही विकल्प है तो इंटेलिजेंट। नहीं, अब मैं आपसे इसकी परिभाषा पूछ रही हूँ कि आपके लिए इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता की क्या परिभाषा है? व्हाट इज इंटेलिजेंसी फॉर यू? इंटेलिजेंसी से मेरा आशय मैम कि जो भावनाओं को, परिस्थितियों को और जो समझदारी के साथ तार्किकता के साथ किसी काम को सोचे, जब भी समस्या आए तो उसको तर्क के आधार पर ले, परिवारजन, स्वजन, मित्र, जो भी कैरियर, इससे संबंधित जितनी भी प्रकार की दुविधाएं हैं या फिर अवसर हैं, उनको बहुत ही गहन समझ के साथ अगर लेता है तो मैं उसको तो आपको लगता है आप में ये सारी क्वालिटीज हैं? पूरी कोशिश तो करता हूँ मैम। नहीं, कोशिश करते नहीं, अभी आपने बोला आप इंटेलिजेंट हैं और आपने फिर उसको परिभाषित किया। जी मैम। तो ये सारी चीजें आप में हैं? कोशिश तो की है मैंने मैम, लेकिन चलिए ये बताइए, टीवी शो देखते होंगे बचपन में, अभी तक कुछ तो देखा होगा। ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपको याद है, जो जिससे आप प्रेरित हुए हैं, वो कौन सा? कोई भी हो सकता है, कोई कार्टून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आमिर खान का मैम, वो जब उन्होंने प्रोग्राम चलाया था एक समय पहले, थोड़े समय पहले, समाज सुधार के लिए, सत्यमेव जयते। जी मैम, तो उससे मैं काफ़ी प्रभावित था कि उन्होंने मतलब सिचुएशन के बारे में रूट में जानते हुए जो समस्याएं थी उनको दूर करने की एक अच्छी पहल शुरू की थी। क्या आपने कभी सोचा कि समाज की समस्याओं पर आप भी कार्य करेंगे? तो ऐसी कोई 4 समस्याएं जिन पे आप सबसे पहले कार्य करना चाहेंगे? जी मैम, सबसे पहले मैं एजुकेशन के मामले में, स्पेशली हमारे क्षेत्र में जहाँ पे भी मैं कार्य करूँगा, महिलाओं की शिक्षा के लिए मैं प्रयास करूँगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका एनरोलमेंट, बड़े बच्चियों का या जो पिछड़ी हुई महिला उनके लिए। दूसरा है मैम कि जो यहाँ की परिस्थितियाँ, स्पेशली राजस्थान की, तो जल संरक्षण के लिए मैं प्रयास करूँगा। तीसरा मैम पर्यावरण, जो वृक्षारोपण है, जिसमें बंजर भूमि में पेड़ पौधे लगाना, या फिर जो पर्यावरण की जो जिसे डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कम करना। समाज की किसी कुरीति पे काम नहीं करना चाहेंगे? जी मैम, महिलाओं के लिए जैसे स्पेशली पर्दा प्रथा है, उस पर भी मैं काम करूंगा कि एक तरीके से। अच्छा, जन सूचना पोर्टल किससे संबंधित? जी सर, ये राजस्थान सरकार का पोर्टल है, दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था, और इसके माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी मिलती है। तो सूचना का अधिकार पहले से सरकार ने जारी किया हुआ है, उसके लिए अधिनियम भी बना हुआ है, फिर इस पोर्टल की क्या जरूरत पड़ गई? उसमें हमें सूचना के अधिकार के तहत हम सूचना प्राप्त करते हैं, जिसके अंदर आवेदन करना होता है और इसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जबकि पोर्टल पे सरकार के जो 277 सेवाएं अभी वर्तमान में है, उनकी जानकारी हमें अपने आप मिल जाती है, उसकी एलिजिबिलिटी, उसके प्रोविजन, उसमें जो रिलीफ मिलती है उसके बारे में सारी तथ्यात्मक जानकारी। अच्छा, आप ये बताइए, लोक सेवा गारंटी कानून है वो कब लाया गया था? सर 2011 में लाया गया था। अच्छा, उसमें जुर्माने का क्या प्रावधान है? अगर कोई व्यक्ति, कोई लोक सेवक अपना काम समय पर नहीं करता है, जी तो सर, उसमें जुर्माना कितना लगाया जाता है पर डे? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं याद। तो जन आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड, जी सर, उसमें और भामाशाह कार्ड में क्या मूल डिफरेंस है? सर एक तो नाम का ही है, नाम परिवर्तन का। अभी भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड के तहत और भी उसमें योजनाएं जोड़ी गई है, उसको आधार कार्ड से लिंक करने का प्रावधान है। ये भी नई इनोवेशन है। जब आधार कार्ड पहले से केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है, जी सर, और उसी काम के लिए जन आधार कार्ड भी बनाया है, तो फिर जन आधार कार्ड बनाने का क्या उद्देश्य है? सर इसके लिए जो स्टेट स्पेसिफिक जो सरकार योजनाएं लाते हैं जनता के लिए, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी स्कीम है उनका फायदा मिलता है। और जैसे राशन से संबंधित भारत सरकार की स्कीम है, उनको केंद्र की जो आधार कार्ड है उसके साथ मिलता है, तो इनको लिंक करके दोनों जगह की जो योजनाएं हैं उनसे फायदा मिल सकता है। आप ये बताइए, पोस्ट मशीन क्या होती है? पोस्ट मशीन से जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती है, इसके माध्यम से जो बेनिफिशरीज होते हैं उनका ऑथेंटिकेशन होता है, उनका डाटा होता है, और उनको बेनिफिट इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक जो बेनिफिट है उनको अगर मिलता किसी है। व्यक्ति का राशन लेते टाइम फिंगर अगर मैच नहीं होता है, जी सर, तो उसके लिए फिर पोस्ट मशीन की टेक्नोलॉजी तो बेकार हो गई है, उसके लिए कुछ प्रावधान है? सर ये चैलेंज तो है ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नेटवर्क नहीं है, लेकिन
इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर ऑफलाइन रजिस्टर के तौर पे हम दर्ज कर सकते हैं। ये अल्पकाल के लिए हो सकती है, जब तक उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते हो या इलेक्ट्रॉनिकली जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर नहीं हो जाए, तब तक हम रजिस्टर में नोट करके और उसको बेनिफिट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपकी हॉबी है डायरी लिखना। जी सर, वॉचिंग टेनिस एंड डायरी राइटिंग। विश्व में प्रसिद्ध डायरी जी सर। कौन कौन ने लिखी है, जिनका भाई की उनकी डायरी में ये मिला, उनकी डायरी में ये मिला है? सर वैसे तो एना फ्रैंक की डायरी है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो दुनिया की सबसे फेमस डायरियों में से मानी जाती है। इसके बारे में मैंने पढ़ा है वो। आप जब लिखते हो जी सर। तो लिखते समय आप ऐसी बात भी लिखते हो जो आपको लगता है कि यार कोई दूसरा पढ़ लेगा, इसको लिखो या नहीं लिखो? सर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इमोशनली या फिर इस प्रकार के जो पर्सनल लाइफ के इश्यूज आते हैं, तो क्या उसको लिखते हो नहीं लिखते हो? सर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, क्योंकि अच्छा। जब बाद में पढ़ता हूँ तो उसको काफी अलग सी मोटिवेशन भी मिलता है। और गांधी जी ने अपने बारे में, खुद के बारे में क्या लिखा था? सर ऑटोबायोग्राफी थी उनकी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो क्या सत्य के साथ प्रयोग, सभी सत्य लिख देना जरूरी था क्या उनको? सर उन्होंने अपनी डायरी में भी सत्य के लिए काफी चीजें लिखी है कि अपने जीवन कुछ के बारे छुपाया में। नहीं गांधी जी ने? सर छुपाने के तो इतना मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए हम आपको ये बात करना चाहते हैं कि आप गांधी जी में दो कोई न कोई कमी बताइए जो आप लिखना चाहोगे कभी आपकी डायरी में, क्योंकि आप तो स्कॉलर हैं। जी सर। क्या कमी लिखोगे उनकी? कमी के तौर पे सर एक तो ये कि वो जब आंदोलन करते थे, जब उनकी कार्य प्रणाली आंदोलन में होती थी तो बहुत बार रुक जाते थे, जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, या फिर उनके सिद्धांत बहुत अटल थे। तो इसकी वजह मैं से यही उनको कह रहा हूं, नुकसान क्या होता वो सिद्धांत अटल थे तो आंदोलन जैसे गति पकड़ रहा है था। जी सर। और चोरी चोरा हत्याकांड हुआ और उन्होंने आंदोलन को रोका, जी सर। तो क्या उनका जो निर्णय था वो सही नहीं था क्या? सर ये निश्चित तौर पे बहुत ही दर्दनाक घटना थी जो चोरी चोरा में हुई थी, लेकिन इतने बड़े आंदोलन को उस समय रोक देना ये भी उसका नेगेटिव। चलिए तो इतना से बता दीजिए उन्होंने क्यों रोका? क्योंकि सर गांधी जी का मूल सिद्धांत था अहिंसा के आधार पर देश को आजादी दिलाना। चलिए, और एक काम की ये बताइए, यदि आंदोलन चलता जी सर। तो आजादी मिल जाती? सर क्या अंग्रेज भयभीत हो जाते? सर इसके बारे में तो पूर्णतः तो नहीं कह सकते, लेकिन जब इसके बाद में जो वैक्यूम आया और क्रांतिकारी जो गतिविधियां हुई, इसके बाद में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, क्योंकि एक तरीके से पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया, तो किसी प्रकार का कोई राजनीतिक मार्गदर्शन नहीं मिला था, लोगों में निराशा हो गई थी राजनीतिक। नहीं, मेरा सवाल है क्यों रोका? वो तो जानते थे, बहुत कुछ जानते थे ना। जी सर। कोई न कोई निर्णय लेने की शक्ति थी, वो तो आधार होगा उनका रोकने का भी। सर वो चाहते थे कि देश में अहिंसा के तरीकों से ही हम आजादी मिलनी चाहिए, और अहिंसा के सिद्धांत पे अटल रहते हुए उन्होंने इस आंदोलन को रोका। अच्छा, क्योंकि भारतीय समाज में जी सर। आप चार वो बुराई जी सर। जो प्रत्येक जाति और धर्म में देखते हैं आप? सबसे पहले तो सर सभी धर्मों और जातियों में जो जाति प्रथा है समाज में, ठीक है, वो ओके। एक नकारात्मक पक्ष। दूसरा बोलो। दूसरा सर महिलाओं की जो स्थिति है, महिला राज कर रही है, आप ऐसे महिलाओं पर ही कह रहे हैं कि महिला स्थिति है, महिलाएं राज कर रही है। आप वीडियो नहीं देखते हो? अभी कोरोना महिलाएं कुछ नहीं कर रही है और पति पहुंचा दे रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। सर ये तो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष वो हिंसा के शिकार भी हो रही है। उनके हिंसा की जब रिपोर्ट्स आई अभी तो इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि हिंसा के शिकार पुरुष ज्यादा हो रहे हैं। सर जब पुरुष बेरोजगार हुए हैं, उनके पास आर्थिक जो कमी आई है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो घर पे निकालते हैं, और जाहिर सी बात अब अकेले रहते हैं तो महिलाएं इसका आसान शिकार बनती है। तो ये भी एक हमारे परिवार की अब जो शिक्षा है, प्रोफेशनल एजुकेशन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसके लिए। और बोलिए। चलिए अंतिम सवाल ये बताइए आप, जी सर। यदि आप डायरी नहीं लिखें जी सर। तो फिर आपकी दूसरी हॉबी क्या रहेगी? सर टेनिस देखना, वॉचिंग टेनिस। केवल देखना? जी सर। टेनिस देखना? जी सर। किसका खेल, या वैसे कोई भी खेलते हुआ देखना चाहते हो या किसी विशेष खिलाड़ी का? सर जनरली तो राफेल नडाल का देखना पसंद करता हूँ मैं। एक ही व्यक्ति का? नहीं, जब वो खेलते हैं तो उनका भी कोई देखता हूँ। भारतीय खिलाड़ी?
सर लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, यूकी भांबरी, सुमित नागल। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।